हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बैक्टीरियल डिसीज की सीरीज में आज हम लेके आ गए हैं ट्यूबरक्लोसिस। आज हम जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। और अगले वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या डायग्नोसिस अप्रोच होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो कि एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है ट्यूबरक्लोसिस और शॉर्ट नेम लिखा है टीबी। और समाज में सामान्य रूप में इसे टीबी के नाम से ही जाना जाता है। टीबी एक गंभीर बीमारी है। टीबी जिसके बगल में ब्लैक कलर में कॉक्स लिखा हुआ है, कॉक्स भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, इसके अलावा थाइसिस कहा जाता है। और दो और जीके के पर्पज से महत्वपूर्ण नाम होते हैं, एक है व्हाइट प्लेग और एक है व्हाइट डेथ। ये दोनों नाम भी जो है वो टीबी को दिए गए हैं। तो इन नामों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में। तो कॉजेटिव एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ध्यान रखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। उसके बाद देखते हैं डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच 1882। रॉबर्ट कोच ने 1882 में पॉजिटिव एजेंट जो टीबी का है उसकी खोज की थी, और इसके लिए बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो देखेंगे रॉबर्ट कोच यानी KOCH, जैसा कि मैंने पहले कहा था टीबी को कॉक्स भी कहते हैं, तो KOCH से ही कॉक्स बन गया है, क्योंकि इसके इसको फैलाने वाला जो एजेंट होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, इसलिए इसे कॉक्स भी कहते हैं। अब बिल्कुल सामान्य से तरीके से थोड़ा सा पैथोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पैथोजेनेसिस माना 100 लोगों को टीबी का संक्रमण हुआ है। संक्रमण कैसे हुआ? किसी के संपर्क में आने से हुआ। तो माना कि 100 लोगों को संक्रमण हुआ है और ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनके अंदर अभी टीबी की कोई सिम्टम नहीं आए हैं। ध्यान दीजिएगा, माना 100 लोगों को टीबी का संक्रमण हुआ है और ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये सभी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की स्टेज में है। ये सभी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के स्टेज में कह जाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा? माना कि हमें टीबी का संक्रमण लगा है, लेकिन हमारे पास टीबी से जुड़ा कोई सिम्टम नहीं है, और हम किसी और पर्पज से कोई जांच करवाते हैं, तो पता चलता है कि हमारे अंदर टीबी का संक्रमण भी है, लेकिन हम सिम्टम्स से परे हैं, हमारे अंदर कोई सिम्टम मौजूद टीबी का नहीं है। तो वो जो स्टेज होगी वो लेटेंट टीबी स्टेज कहलाएगी। और लेटेंट टीबी स्टेज में ओनली 10% चांस टू प्रोग्रेस इन एक्यूट टीबी डिसीज, यानी अगर 100 लोगों को लेटेंट टीबी स्टेज में रखा जाए तो इसमें से 10% पॉसिबिलिटी या 10 ही ऐसे लोग हैं जो एक्टिव टीबी की स्टेज में जा सकते हैं। और उसका मेन जो रीजन होता है वो ये होता है कि अपनी इम्यूनिटी अगर डाउन होगी तो जो टीबी का बैक्टीरिया अंदर घुस गया है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, वो एक्टिव होने का उसको समय मिल जाएगा और वो प्रोग्रेस कर जाएगा। लेकिन ऐसी संभावना मात्र 10% लोगों में ही होती है। तो लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी दोनों की जो कंडीशन है उसे हमें समझ लेना है कि अगर किसी को संक्रमण लगे लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके अंदर किसी तरह का सिम्टम नहीं है, तो वो लेटेंट टीबी स्टेज कहलाएगी। एक्टिव टीबी स्टेज तब कहलाएगी जब उसके अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे, और लेटेंट से टीबी में कन्वर्ट होने में 10% ही ऐसे केस होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हेन पीपल विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी। अब अगर आदमी या वो व्यक्ति जिसे लेटेंट हुआ था और वो अब टीबी में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव टीबी में, तो व्हेन पीपल विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी, अगर उसे एक्टिव पल्मोनरी टीबी हो चुकी है, कफ, स्नीज, स्पीक, स्पिट, एक्सपेल इन्फेक्शन, यानी उसकी खांसी, उसकी छींक, उसका जोर से बोलना, उसका थूकना, ये सब एक्सपेल करते हैं इन्फेक्शन को। कैसे एक्सपेल करते हैं? एक्सपेल करते हैं यानी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एरोसोल ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। तो यानी जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, जोर से बोलते हैं, तो छोटे छोटे एरोसोल यानी बहुत बारीक पानी की बूंदें जो कि दिखाई नहीं देती निकलती हैं। और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं रिलीज, इनकी जो साइज होती है आप देख लीजिएगा 0.5 to 5.0 म्यूएम के आसपास होती है, और ये जनरली
बहुत छोटे होते हैं। ए सिंगल स्नीज रिलीज 40,000 ड्रॉपलेट्स। एक सिंगल छींक जो होती है वो 40,000 एरोसोल ड्रॉपलेट्स को रिलीज कर सकती है, एक सिंगल छींक। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ओनली 10 बैक्टीरिया में काज टीबी। ध्यान देंगे, यहां पे मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि एक छींक जो है वो 40,000 बूंदों को निकालती है, और टीबी यानी एक्टिव टीबी के संक्रमण के लिए जो बैक्टीरियल लोड होना चाहिए वो होना चाहिए मात्र 10 बैक्टीरिया का। यहां पे समझेंगे ओनली 10 बैक्टीरिया में कॉज टीबी। तो यहां पे ध्यान देंगे कि एक्टिव टीबी की स्टेज में पहुंचने के लिए मात्र 10 बैक्टीरियल लोड की जरूरत है। अगर 10 बैक्टीरिया में कॉज टीबी, अगर 10 बैक्टीरिया भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाए तो वो एक्टिव टीबी करने में सक्षम होते हैं। तो इतना लोअर रेट जो है, लोड जो है बैक्टीरिया का टीबी के लिए होता है। और 40,000 ड्रॉपलेट्स अगर हम छींक से निकालते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने ज्यादा बैक्टीरिया सिर्फ छींक से बाहर आ जाते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स जो कि बहुत महीन होते हैं, और बैक्टीरिया जो कि दिखाई भी नहीं देते हैं, एक एक एरोसोल ड्रॉपलेट में कितने बैक्टीरिया होंगे इसकी तुलना करना बहुत कठिन है। यानी अगर हम किसी एक्टिव टीबी मरीज के पास बैठ जाएं और उसकी छींक के संपर्क में आ जाएं तो बहुत हद तक संभावना है टीबी का संक्रमण लगने की। अब जैसा कि आपको पता चला कि लगभग 40,000 एरोसोल ड्रॉपलेट्स जो है हमारी छींक के माध्यम से निकलते हैं, और सिर्फ 10 बैक्टीरिया ही काफी होता है एक्टिव टीबी संक्रमण को फैलाने के लिए, शरीर में टीबी का संक्रमण पैदा करने के लिए। तो इसका बैक्टीरियल लोड इतना लो होता है कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया ही काफी हैं। और अगर 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो एक ड्रॉपलेट्स में कितने बैक्टीरिया होंगे इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। तो आप कल्पना कर सकते हैं या सोचिए, एक बार सोचने का प्रयास करिए कि एक छींक जिसमें 40,000 ड्रॉप्स निकल रही हैं, कितने लाख बैक्टीरिया निकलते होंगे, और सिर्फ 10 बैक्टीरिया ही टीबी संक्रमण के लिए काफी होते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया जो एयर में आए उनका पर्पस क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम रीच एल्व्यूलर एयर सेक ऑफ लंग। अब जो बैक्टीरिया एयर में आ गए हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, और उनका टारगेट होता है हमारे लंग्स के एल्व्यूलर सेक में जाके वहां पे रेस्ट करना। एल्व्यूलर सेक हमारी रेस्पिरेटरी प्रणाली, श्वसन प्रणाली की इकाई होती है, और वहीं पे एयर्स का CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, वहां पे हवा भरी होती है। तो माइकोबैक्टीरियम वहीं पे जाके रेस्ट करते हैं, और अटैक किसके ऊपर करते हैं? और आक्रमण करते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के एंडोसोम्स के ऊपर। ध्यान रखेंगे, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के एंडोसोम्स के ऊपर, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के एंडोसोम्स के ऊपर। हमें अगर कोई पूछता है कि माइकोबैक्टीरियम टारगेट कहां करता है, तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के एंडोसोम्स के ऊपर। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक बहुत मजबूत भाग होता है। जैसे ही कोई बाहरी आक्रमण होता है वहां पे पहुंचता है तो ये मैक्रोफेजेस जो है फेगोसाइटोसिस पद्धति के माध्यम से उसे किल कर देते हैं। तो जैसे ही माइकोबैक्टीरियम वहां पहुंचता है, फेगोसाइटोसिस की पद्धति से उसे किल करने का काम किया जाता है। लेकिन जो कुछ माइकोबैक्टीरियम बच जाते हैं, बैक्टीरिया की रक्षा शरीर के इम्यून सिस्टम से माइकोलिक एसिड कैप्सूल करती है। वो बैक्टीरिया माइकोलिक एसिड नामक एक कैप्सूल, एक कवरिंग का निर्माण अपने ऊपर कर लेते हैं, और ये कवरिंग जो है वो फेगोसाइटोसिस से, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से इस बैक्टीरिया की रक्षा करती है, और वहीं पे ये बैक्टीरिया जो है अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है और हमारे शरीर में संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टीबी के बारे में। बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ टीबी दो भागों में पहले डिवाइड किया गया है। पहला है लेटेंट टीबी और दूसरा है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार रिमाइंड करिए। लेटेंट टीबी वो स्टेज होती है कि जब टीबी का इन्फेक्शन लग जाता है लेकिन हमारे शरीर में किसी तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो देखते हैं लेटेंट टीबी एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं मिलते, नॉन कंटेजियस, पॉजिटिव स्किन एंड ब्लड टेस्ट। तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, किसी तरह कोई लक्षण आते नहीं है, नॉन कंटेजियस, फैलने की संभावना नहीं रहती है। उसके अलावा पॉजिटिव स्किन एंड ब्लड टेस्ट, अगर हम कोई डायग्नोस्टिक अप्रोच लेते हैं टीबी को पता करने के लिए तो वो टेस्ट जरूर पॉजिटिव आएंगे, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक
रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी यानी कि लेटेंट इन्फेक्शन से 10% पॉसिबिलिटी होती है एक्टिव टीबी होने की। तो अब एक्टिव टीबी सिम्टोमेटिक होता है, कंटेजियस होता है, यानी फैलेगा। कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट से, जैसा कि अभी पैथोजेनेसिस मैंने बताया है। पॉजिटिव स्किन एंड ब्लड टेस्ट, तो अगर लेटेंट में पॉजिटिव आ रहे हैं तो एक्टिव में तो पॉजिटिव आएंगे ही। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कैसा डिवाइडेशन है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, लेटेंट टीबी में 5 to 10% चांस टू कन्वर्ट एक्टिव टीबी, और यहीं से लेटेंट टीबी की कहानी हो जाती है खत्म। अब हम देखते हैं एक्टिव टीबी में। एक्टिव टीबी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पल्मोनरी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी हमारे लंग्स में होने वाली टीबी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी हमारे लंग्स के बाहर होने वाली टीबी। अब पल्मोनरी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और क्यों होती है? क्योंकि ड्रॉपलेट इंफेक्शन के माध्यम से टीबी बहुत तेजी से फैलता है। तो मैक्सिमम केस जो है वो पल्मोनरी टीबी के ही हमें दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के भी केस दिखाई देती है, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा जो है फैलने की और होने की वो पल्मोनरी यानी फेफड़े की टीबी की होती है। तो पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब पल्मोनरी में टीबी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी टीबी और एक सेकेंडरी टीबी। यानी पल्मोनरी में दो कैटेगरी बनी, एक प्राइमरी यानी शुरुआती, और एक सेकेंडरी यानी बड़े स्तर की। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड ऑफ द लंग, इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड ऑफ द लंग, यानी फेफड़े के अलावा, मेन फेफड़े जो हमारे होते हैं सांस लेने वाले, उनके अलावा अगर किसी भी एरिया में टीबी होती है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी की कैटेगरी में आती है। तो ये है टाइप्स ऑफ टीबी। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आउटर लाइंस इनकी जान लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं टीबी के टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। और डिटेल में सबसे पहले हम पकड़ते हैं पल्मोनरी टीबी को। पल्मोनरी टीबी का जो डिवाइडेशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में किया गया। तो आइए जानते हैं प्राइमरी टीबी के बारे में। प्राइमरी टीबी मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। 5 साल से छोटे बच्चों में होने वाली टीबी जो है वो प्राइमरी टीबी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन रहती है इन्फेंट और चिल्ड्रंस में बिलो 5 ईयर्स। साफ साफ लिखा हुआ है और समझ लेना है। रिसेंट इन्फेक्शन, नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी। ये जो इन्फेक्शन होता है वो रिसेंट होता है, तत्काल में लगा हुआ इन्फेक्शन होता है, और प्रीवियस टीबी की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक ओनली फ्लू लाइक सिम्टम्स। यूजुअली जो है सिम्टम्स नहीं आते, या आते हैं तो बहुत लेट आते हैं। और प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी जैसे कि कोई वायरल बीमारी हुई हो, हल्का सा सर्दी खांसी हुई हो, बुखार आया हो, तो सिर्फ इस तरह के ही सिम्टम जो है वो शुरुआती दौर में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा फैलने की संभावना वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से होती है, यानी जो मैंने अभी एरोसोल्स आपको बताए थे कि वो निकलते हैं, उससे बैक्टीरिया बाहर आता है। चूंकि बैक्टीरियल लोड काफी कम होता है इन्फेक्शन होने के लिए, इसलिए संभावना ड्रॉपलेट की सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी टीबी में फैलने की। इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट जो होती है, सबसे कॉमन साइट, और सबसे ज्यादा ध्यान भी हमें यही देना है कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो लोअर लोब, यानी हमारे फेफड़े के जो निचले लोब होते हैं, सबसे ज्यादा टीबी होने की, प्राइमरी टीबी होने की संभावना वहीं पे होती है। लोअर लोब या लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, यानी हमारे निचले लोब में, निचले फेफड़े में, फेफड़े के निचले हिस्से में, या ऊपरी जो लोब होता है हमारा, ऊपरी लोब के निचले हिस्से में। राइट साइड में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी टीबी फैलने की या कि निचले लोब में या कि ऊपरी लोब के निचले भाग में। ठीक, यहां पे आप देखेंगे उसके बाद मैंने लिखा है गोन फोकस या गोन कॉम्प्लेक्स। तो जो बैक्टीरिया पहुंचता है वो वहां पे जाके रेस्ट करता है, अपनी कैप्सूल बनाता है, बचता है हमारे इम्यून सिस्टम से, और वहां पे अपनी एक कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। तो उस बैक्टीरिया को जो फोकस होता है वो गोन फोकस कहलाता है, यानी हमारे निचले हिस्से में जो लीजन पड़ेगा वो गोन फोकस है। और ये गोन फोकस जो है वो धीरे धीरे जब कॉलोनी बड़ी हो जाएगी और वहां पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा तो वो गोन कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो प्राइमरी टीबी में हमें गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखना है। अब देखते हैं सेकेंडरी टीबी के बारे में।
सेकेंडरी टीबी मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स, सबसे ज्यादा कॉमन एडल्ट्स में है। प्राइमरी टीबी बिलो 5 ईयर, सेकेंडरी टीबी एडल्ट्स। व्हेन इम्यूनिटी ऑफ प्रीवियसली इन्फेक्टेड पेशेंट डिक्रीज, मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी टीबी। अब मैटर वही आ गया इम्यूनिटी वाला, लेटेंट टीबी की स्टेज में भी, प्रीवियस हिस्ट्री में भी, या प्रीवियस प्राइमरी सिम्टम्स आए हो, प्राइमरी टीबी हुई हो, तो घूम फिर के अपन आ गए इम्यूनिटी में कि अगर पहले से सिम्टम्स या पहले से हिस्ट्री रही हो, जैसा कि प्राइमरी में था प्रीवियस हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी में प्रीवियस इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, साथ में अगर इम्यूनिटी डाउन हुई है तो डाउन होने की वजह से सिम्टम्स जो है वो बॉडी में आ गए हैं और वो कन्वर्ट हो चुके हैं कहां पे, मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी टीबी, सेकेंडरी टीबी हो चुका है। क्रॉनिक कफ, फटीग, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, नाइट स्वेट, ये सिम्टम हमें मिलते हैं। क्या क्या? क्रॉनिक कफ, खांसी, और खांसी जो है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पुरानी हो चुकी है, साथ में स्पुटम भी आता है। फटीग, लगातार थकान बने रहना। वेट लॉस, वजन गिरना, और वजन गिरने का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्कर मिलता है। अगर आप किसी से पूछें कि क्या तुम्हारे कपड़े ढीले पड़ गए हैं, तो वो कहेगा हाँ, पिछले 1 महीने 2 महीने में जो मैं पैंट पहनता था उसकी कमर ढीली हो गई है, शर्ट जो है वो लटकने लगी है। तो ये एक मार्ग सिम्टम जो है, मार्ग वेस्टिंग जो है वो वेट की वो दिखाई देती है वेट लॉस में। उसके बाद लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार बना रहेगा। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, बहुत कम भूख लगेगी, बिल्कुल खाने का मन नहीं पड़ेगा। चेस्ट पेन, क्योंकि लीजन डेवलप होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो चेस्ट पेन की संभावना बनी रहती है। साथ में नाइट स्वेट यानी रात में पसीना आना जैसी संभावना भी होती है। और जहां पे लीजन तैयार होते हैं वहां से सबसे ज्यादा संभावना जो दिखाई पड़ती है मोस्टली यंग में, तो प्लूरल इफ्यूजन की संभावना बहुत होती है, यानी हमारे फेफड़े की झिल्लियों में पानी भर जाने की सिम्टम्स या संभावना बहुत होती है, जो कि एक्सरे में ट्रेस होती है। और जब वहां से हम पानी को निकाल के एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि टीबी का संक्रमण हो गया है। तो प्लूरल इफ्यूजन भी इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं, वो है हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस यानी जैसे ही हम खांसी करते हैं तो खांसी में रक्त के छींटों का आना, हमारे स्पुटम के साथ रक्त मिला आना, या बहुत ज्यादा रक्त खांसते समय आना। ध्यान रखेंगे उल्टी में नहीं आता है, उल्टी में वही ब्लड आता है जो खांसते समय गले में रह गया, उसे हम गुटक गए तो वो कॉफी ग्राउंड जैसा आ सकता है। लेकिन जो हीमोप्टिसिस टीबी का होता है, ब्राइट रेड ब्लड, बिल्कुल लाल चटक रंग का खून जो है वो कफ में या मुंह से डायरेक्ट आता है। तो हीमोप्टिसिस क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी, क्योंकि ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और ब्रोंकियल आर्टरी में जो है वो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो जाके कैविटी बना देता है, और उसी कैविटी की वजह से ब्लड वहां से रिलीज होता है, जो कि छींटों के फॉर्म में हमें दिखाई देता है सिम्टम्स में। मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो होती है एपेक्स ऑफ लंग, यानी फेफड़े के ऊपरी हिस्से। तो यहाँ पे दोनों फेफड़े में, एक में राइट में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब हो गए, इन दोनों लोब्स के ऊपरी लोब्स के जो ऊपरी हिस्से हैं एपेक्स हैं, यहाँ पे सेकेंडरी टीबी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, एपेक्स ऑफ लंग। अब एपेक्स ऑफ लंग जो है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट होती हैं। अब देख रहे होंगे मैंने सीमोन फोकस और एसमैन फोकस लिखा हुआ है। सीमोन फोकस, एसमैन फोकस दोनों को हमें याद रखना है। डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। जैसे कल्पना करिए ये हमारा फेफड़ा है एक साइड का, और यहां से ये क्लेविकल बोन जो है वो निकली हुई है, बस हमें समझना है, यहां से क्लेविकल बोन जो है वो निकली हुई है। तो अब एपेक्स में जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन 2 तरह से, 2 नाम लिखे हुए हैं, सीमोन्स और एसमैन्स फोकस। तो अगर जो लीजन है बैक्टीरिया का ग्रोथ करने का वो इस क्लेविकल बोन के ऊपर होता है, यानी अगर इस क्लेविकल बोन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो ये कहलाएगा सीमोन्स फोकस। ध्यान रखेंगे कि अगर क्लेविकल बोन के ऊपर, जो हमारी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के ऊपर यानी एपेक्स में क्लेविकल बोन के ऊपरी भाग में अगर बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन का ग्रोथ करता है तो उसे सीमोन्स फोकस कहते हैं, याद रखेंगे। और अगर बैक्टीरिया एपेक्स में ही क्लेविकल बोन के नीचे ग्रोथ करता है
तो इसे एसमैन्स फोकस कहेंगे। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बड़े एग्जाम्स में जो मेडिकल फील्ड से जुड़े होते हैं, सीएचओ का हो, नर्सिंग का हो, आयुष मेडिकल ऑफिसर का हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां इसी तरह की टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं टीबी के एक विशेष प्रकार के बारे में जिसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डिसमिनेटेड टीबी कहते हैं। मिलियरी टीबी के बारे में एक चीज आप ये जान लें कि मिलियरी टीबी जो है वो, जैसा कि मैंने टीबी के आपको दो प्रकार बताए थे एक्टिव टीबी के, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो जो मिलियरी टीबी है उसकी गिनती जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी दोनों तरह की टीबी है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है कि ये पल्मोनरी में भी आती है क्योंकि ये लंग्स में होती है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी आती है क्योंकि ये लंग्स के एक्टिव लीजन से थोड़ा सा बाहर भी होती है, क्योंकि ये फैलती है किसके थ्रू, ये फैलती है आर्टरी यानी खून को प्रवाहित करने वाली जो धमनियां हैं उनके थ्रू। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा मिलियरी टीबी के बारे में। मिलियरी टीबी ड्यू टू हीमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ टीबी बेसिलाई वाया आर्टरी टू अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझिएगा, ड्यू टू मिलियरी टीबी क्यों होती है, टू हीमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ टीबी बेसिलाई यानी रक्त जनित जो फैलाव है इसका हमारे शरीर में, वहां से जहां से टीबी बेसिलाई यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अपनी कॉलोनी बनाता है, ग्रोथ करता है और जाकर फिर वो आर्टरी में कैविटी बनाता है और उसी आर्टरी के थ्रू जो टीबी बेसिलाई है वो शरीर के अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। और यही रीजन मिलियरी टीबी का भी है और यही रीजन जो है आउट ऑफ चेस्ट यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का भी है। अब आर्टरी कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं, आर्टरी है ब्रोंकियल आर्टरी कैविटी जो कि मोस्ट कॉमन साइट होती है कैविटी की, और वहां से जो फैलाव होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी और मिलियरी टीबी का तो वहीं से होता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो थ्रू आर्टरी टू अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसे हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट लॉस, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग और भूख ना लगना, किसी चीज में मन ना लगना, ये सारी चीजें जो है, खांसी आना, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो मिलियरी टीबी में भी मिलते हैं। साथ में कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इनलार्ज लिम्फ नोड्स। तो इनलार्ज लिम्फ नोड जो हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड है, मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, तो ये लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज मिलते हैं। लीवर इनलार्ज मिलता है यानी हिपेटोमेगैली मिलती है, 40% केसेस में मिलियरी टीबी की हिपेटोमेगैली मिलती है। इनलार्ज स्प्लीन यानी स्प्लीनोमेगैली मिलती है, 15 से 20% केसेस जो है मिलियरी टीबी के उनमें स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। साथ में इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज यानी पैंक्रेटाइटिस भी देखने को मिलता है 5% केसेस में मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के। एमओडीएस यानी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, यानी क्योंकि ये आर्टरी के थ्रू फैला होता है तो आर्टरी का जो संचार है वो हमारे पूरे शरीर में है, तो शरीर में कहां कहां तक ये बैक्टीरिया चला जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मल्टी ऑर्गन डिरेंजमेंट भी इस केस में देखा जाता है। साथ ही एड्रिनल इनसफिशियंसी यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है तो उसका सिक्रीशन जो है वो सफिशिएंट नहीं निकल पाता है, उसमें भी संक्रमण फैल जाता है। डायरिया, हाइपरकैल्सीमिया और टीबी, मेनिंजाइटिस, दस्त लगना, कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना और साथ में हमारी जो ब्रेन की झिल्ली मेनिंजेस होती हैं उनमें जाके संक्रमण हो जाना और उनमें सूजन आ जाना मिलियरी टीबी के महत्वपूर्ण सिम्टम्स में आता है। साथ ही जो फाइंडिंग्स आती हैं, फाइंडिंग्स जो आती हैं यानी जहां से हम पकड़ते हैं कि मिलियरी टीबी है, अदरवाइज टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, स्किन टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, सारी चीजें पॉजिटिव आती हैं, लेकिन जो मेन चीज जो पकड़ में आती है वो होती है चेस्ट एक्सरे यानी एक्सरे का रेडियोग्राफ जो होता है, चाहे वो लेटरल व्यू से लिया जाए चाहे वो पीए व्यू से लिया जाए, तो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी वेरी स्मॉल, लगभग 2 mm साइज के सीड लाइक ए लॉट ऑफ बॉडीज यानी बीज के समान छोटे छोटे 2 mm के दानों के समान, बीज के समान बॉडीज, कैविटीज जो है वो दिखेंगी। फाउंड इन चेस्ट, तो कैविटी 2 mm की बीज के समान दिखेंगी बहुत ज्यादा, और उसे
मिलेट्स कहते हैं, यानी मिलेट्स के बीज यानी बाजरे के बीज जैसे छोटे छोटे जो लीजन है वो बहुत सारे दिखेंगे, लगभग एपेक्स से लेके और बेस तक पूरे चेस्ट में जो है वो फैले हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंटेशन जो है वो मिलिट्री टीवी में दिखाई देता है। तो ये सीड्स लाइक प्रेजेंटेशन जो है मिलेट्स यानी बाजरे के सीड जैसे प्रेजेंटेशन जो है वो मिलिट्री टीवी में दिखाई देता है और यहीं से उसका डायग्नोस जो है वो बनाया जाता है। अब आइए हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। तो जितने भी प्रकार की एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उनके सिंगल लाइन फैक्ट्स को हम जान लेते हैं कि आखिर ये लीजन कौन से हैं, होती कैसी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड और नेक रीजन में। तो देखेंगे टीबी मेनिंजाइटिस, जिसे कि टीबीएम भी कहा जाता है, यानी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजेस जो कि हमारे ब्रेन की झिल्लियां होती हैं, ड्यूरोमीटर, पायोमीटर, एरेग्नाइडमीटर, तो ये जो झिल्लियां होती हैं इनके बीच में फ्लूइड्स भरे रहते हैं और उन फ्लूइड्स तक अगर टीबी का बैक्टीरिया चला जाता है तो वहां पे जाके संक्रमण पैदा कर देता है, सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से लंबे समय से बुखार आना, गर्दन का अकड़ जाना, शरीर का अकड़ जाना, मिर्गी जैसे झटके आना और मरीज का बेहोश होना, कोमा जैसी स्थिति हो जाना जैसे सिम्टम्स जो है वो प्राप्त होते हैं। और जो इसका जांच करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है वो होता है रीढ़ की हड्डी में भरे पानी को यानी लंबर को पंक्चर करना और पंक्चर करके वहां से जो सीएसएफ होता है उसे निकालना और उसका एनालिसिस करना। वहां से पकड़ में आता है कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस था। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। 5 to 10% इन ईपीटीबी यानी 5 से 10% जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस होते हैं वो टीबीएम के केसेस होते हैं, यानी 5 से 10%। मोस्ट सीवियर फॉर्म, ये जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, टीबीएम है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सबसे खतरनाक पार्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। इन चिल्ड्रंस एंड एचआईवी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा ये फैलता है बच्चों में, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें एचआईवी का संक्रमण लगा हुआ है तो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, तो ऐसे लोगों में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इसमें हेडेक, फीवर, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, सीजर, कोमा जैसे सिम्टम्स जो है जो कि मैंने आपको बता दिए थे आते हैं। डायग्नोसिस के लिए सीएसएफ एनालिसिस यानी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर, स्पाइन से पानी निकालकर, लंबर को पंक्चर करके और वहां से सीएसएफ को निकाल के उसका एनालिसिस करके हम इसके डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टीबी लिम्फेडिनाइटिस। टीबी लिम्फेडिनाइटिस यानी ऐसी टीबी जो कि लिम्फ नोड पर होती है और मोस्टली लिम्फ नोड जो होते हैं वो सर्वाइकल लीजन के लिम्फ नोड होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, या मैंडिबुलर या मैक्सिलरी लीजन में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड पाए जाते हैं उनमें भी कई बार संक्रमण हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो सर्वाइकल लीजन के लिम्फ नोड्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो टीबी लिम्फेडिनाइटिस, जिसे स्क्रोफुला भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम स्क्रोफुला भी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, 35 से 40% ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस, यानी 35 से 40 यानी बहुत बड़ा वेटेज, यानी सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केस होते हैं वो लिम्फेडिनाइटिस के होते हैं, यानी जो हमारे सर्वाइकल लीजन होते हैं लिम्फ नोड के, वहां पे गांठों का बन जाना, ये पेनलेस गांठें होती हैं। कई बार आपने कुछ मरीज देखे होंगे जिनको यहाँ पे गांठें हो जाती हैं, वो बेसिकली उसका एनालिसिस होना चाहिए, वो टीबी हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसे स्क्रोफुला भी कहते हैं। 35 से 40% ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस जो है वो टीबी लिम्फेडिनाइटिस के होते हैं। नॉन फैटल है, जान का कोई खतरा इसमें नहीं होता है। सिंगल और मल्टीपल पेनलेस लंप इन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, एक या कई लीजन जो है वो सर्वाइकल रीजन पे पेनलेस लिम्फ नोड के होते हैं, लंप जैसे, गोल गोल लंप जैसे, छोटे छोटे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इस तरह के लीजन जो है वो मिलते हैं। जो 20 से 40 साल की अवस्था होती है इंसान की, उसमें सर्वाधिक होने की संभावना इसकी बनी रहती है। एफएनएसी सेंसिटिविटी फॉर 95% केसेस। अब अगर इसका डायग्नोसिस हमें निकालना है तो एक जांच होती है एफएनएसी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एफएनएसी यानी फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी बहुत पतली सुई से वहां पे उस लीजन पे जाके उसको एस्पिरेट करना, यानी उसके अंदर से भरे पदार्थ को बाहर निकालना और उसकी साइटोलॉजी रिपोर्ट तैयार करना। तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि उसमें टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। 90% डायग्नोसिस जो है वो एफएनएसी के माध्यम से तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑकुलर टीबी। ऑकुलर टीबी बहुत रेयर टीबी होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की अगर बात करें, ये टीबी जो है वो
आंख की टीबी होती है। इसमें आंख में स्पॉट्स बनना, दर्द होना, रेडनेस बने रहना जैसे सिम्टम्स, हेडेक होना जैसे सिम्टम्स आते हैं, बहुत रेयर होती है। उसका डायग्नोसिस भी बहुत रेयर बन पाता है। देखते हैं रेयर, और साथ में जो डायग्नोसिस बनाने का तरीका होता है वो आंख में भरा जो एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस विट्रस ह्यूमर जो होता है, फ्लूइड जो होता है, उसे निकाल के उसका एनालिसिस करके इसके डायग्नोसिस तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं प्लूरल टीबी। प्लूरल टीबी जो होती है वो होती है हमारे फेफड़े की जो झिल्लियां होती हैं, प्लूरा, वहां पे होने वाली जो टीबी है वो प्लूरल टीबी कहलाती है। ये भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कैटेगरी में आती है, और मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी का हमारी प्लूरल टीबी होती है, क्योंकि फेफड़ों की झिल्लियां होती है तो संक्रमण लगने की संभावना भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी माध्यम से सबसे ज्यादा वहां बनी होती है। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है एसोसिएटेड विद पीटीबी, यानी पल्मोनरी टीबी से जुड़ी हुई टीबी ही ये होती है, लेकिन चूंकि लंग्स के बाहर की लेयर होती है इसलिए ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कैटेगरी में चली जाती है। रेयर इन चिल्ड्रंस, मोस्ट कॉमन इन 12 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चों में, छोटे बच्चों में रेयर होती है, 12 से 16 साल के लोगों में ये मोस्टली पाई जाती है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो बिल्कुल टीबी जैसे सिम्टम्स आते हैं, भूख न लगना, बुखार बने रहना, रात में पसीना आना, वजन का गिरना जैसे सारे सिम्टम्स जो है, पेन होना, इसका एक मेन सिम्टम होता है कि पेन जिस साइड में पानी भरता है उस साइड में पेन जैसी स्थिति जो है वो बनी रहती है। अब हम देखते हैं टीबी पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस यानी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है, जिस लेयर में पानी भरा होता है, जो हार्ट को हमारे झटकों से बचाता है, तो उस पेरिकार्डियम में होने वाला संक्रमण जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है, तो वो टीबी पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। टीबी पेरिकार्डाइटिस रेयर होने वाली बीमारी है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फीवर, वेट लॉस, सिम्टम्स लाइक पीटीबी। इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी हार्ट की झिल्ली में पानी का भर जाना, साथ में बुखार, हल्का रात में पसीना आना, वजन गिरना, भूख ना लगना, लगातार थकान बने रहना जैसे टीबी जैसे सारे सिम्टम्स जो हैं इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में टीबी जैसे लीजन दिखाई नहीं देते। वहां से एक ट्रेन फिजिशियन हार्ट की साइज को देख के पेरिकार्डाइटिस का अंदाजा लगा सकते हैं, और इको वगैरह की जांच से वो पेरिकार्डाइटिस की पुष्टि हो जाती है। तो वहां का फ्लूइड निकाल के पेरिकार्ड जो वहां पे भरा हुआ है हार्ट की लेयर के बीच में, वहां का फ्लूइड निकाल के उसका एनालिसिस करके टीबी पेरिकार्डाइटिस की पुष्टि हो जाती है, और वहां से ट्रीटमेंट के थ्रू ये ठीक हो जाता है। फ्लूइड एनालिसिस जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इसका डायग्नोस्टिक अप्रोच होता है। अब हम देखते हैं कुटेनियस टीबी के बारे में। कुटेनियस टीबी के बारे में जान लेंगे कि स्किन की टीबी को कुटेनियस टीबी कहते हैं। तो स्किन पे ये टीबी होती कैसे है? स्किन टीबी बेसिलाई इंटर थ्रू माइनर स्किन एब्रेजन, यानी अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो और कोई टीबी का जो बेसिलस है वहां से वो इंटर कर जाए तो उसके थ्रू जो है वो संक्रमण हमारे शरीर में फैल जाता है। साथ ही नॉन टेंडर नोड्यूल्स यानी बिना दर्द के छोटे छोटे नोड्यूल्स का निर्माण करता है, और वो नोड्यूल्स जो है वो फ्यूचर में पेनलेस अल्सर यानी दर्द रहित घाव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो लंबे समय तक चलती रहती है। वो घाव भरते ही नहीं है, तो वहां से फिर ऐसा समझ में आता है कि कोई बड़ा संक्रमण हुआ है, और स्किन बायोप्सी फिर जांच कराई जाती है, और उस स्किन बायोप्सी से पुष्टि होती है कि वहां पे टीबी का संक्रमण लग चुका है, और फिर ट्रीटमेंट चलने के बाद से वो घाव भरना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कुटेनियस टीबी। तो कुटेनियस टीबी के बाद हम जानते हैं मस्कुलोस्केलेटल टीबी के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल टीबी यानी हड्डियों में होने वाली टीबी। तो मेजर वेट बियरिंग बोन्स जो है उनमें ये टीबी होती है। फीमर, टिबिया, फिबुला जैसी मेजर जो स्पाइन जैसी जो मेजर वेट बियरिंग बोन्स होती है उनमें होती है, और जो 80% केस होते हैं वो स्पाइनल टीबी यानी पॉट स्पाइन के होते हैं। यानी मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डी की टीबी का जो 80% जो केस होते हैं वो रीढ़ की हड्डी की टीबी के होते हैं, जिसे पॉट स्पाइन कहते हैं। और सबसे ज्यादा ये लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन के आसपास जो है वो होता है, जैसा कि अब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये लीजन जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है मस्कुलोस्केलेटल टीबी यानी पॉट स्पाइन की, बेसिकली रीढ़ की हड्डी की टीबी की। साथ ही इसमें बैक पेन, काइफोसिस, पैराप्लेजिया जैसे सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, साथ ही पैराप्लेजिया यानी जो पैर होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, ऐसे लक्षण जो है वो पॉट स्पाइन में आते हैं। और सर्जरी और एटीटी यानी उस लीजन को सर्जरी करके हटा देना और टीबी की दवाइयों का सेवन ही इसका एक उपचार होता है।
उसके बाद हम देखते हैं टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस। तो टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस यानी हड्डियों में अगर किसी तरह का कोई जख्म हो जाता है और वो हील नहीं होता, वो घाव, और वो जो जख्म है उसका जो केंद्र है वो जो हमारी अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो है वहां तक हो जाता है, तो वो वहां पे टीबी के संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जो है वहां से घाव से बाहर आना हमें दिखाई देते हैं, जो कि पुष्टि करते हैं कि वहां पे टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। तो टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस यानी रीढ़ की हड्डी के अलावा जो हमारी अदर बोन्स है वहां पे जो अस्थि मज्जा है वहां पे टीबी का संक्रमण हो जाना टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं एब्डोमिनल टीबी। एब्डोमिनल टीबी यानी पेट में होने वाली टीबी। तो 12% ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस जो होते हैं वो एब्डोमिनल टीबी के होते हैं। फ्रॉम इसोफेगस टू एनस यानी हमारे आहार नाल में इसोफेगस से लेके और हमारे गुदा द्वार तक कहीं भी ये टीबी जो है वो हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है इलियोसिकल रीजन इज द मोस्ट कॉमन साइट। इलियोसिकल रीजन जो है यानी इलियम जो होती है वो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा यानी ड्यूडिनम जेजुनम इलियम, और जो सीकम होता है वो बड़ी आंत का पहला हिस्सा यानी सीकम कोलन रेक्टम। तो जो इलियोसिकल जंक्शन होता है वो एब्डोमिनल टीबी का सबसे फोकस एरिया जो होता है, सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो एब्डोमिनल टीबी वो इलियोसिकल रीजन पे पाई जाती है, इसे हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एब्डोमिनल पेन, फीवर, एनोरेक्सिया, उल्टी और दस्त का होना और पेट में पानी का भर जाना जैसे सिम्टम्स जो हैं वो एब्डोमिनल टीबी में देखे जाते हैं। साथ ही साथ मीसेंट्रिक एंड ओमेंटा लिम्फेडिनोपैथी यानी हमारे मेसेंट्रिक और ओमेंटा जो रीजन होते हैं वहां पे लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना, इसका लिम्फेडिनोपैथी हो जाना एक बहुत मेजर फीचर जो है वो एब्डोमिनल टीबी का होता है। और आइए हम जानते हैं जेनाइटो यूरिनरी टीबी के बारे में। तो जेनाइटो यूरिनरी टीबी यानी जो हमारे जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट में टीबी होती है तो जेनाइटो यूरिनरी टीबी कहलाती है। और 20% केसेस जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के वो जेनाइटो यूरिनरी टीबी की होते हैं। मेल और फीमेल में दोनों में ये होती है। और लगभग 20% केसेस जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के होते हैं वो जेनाइटो यूरिनरी टीबी के पाए जाते हैं। 20% ऑफ एपीटीबी, और साथ में जो प्राइमरी जो ऑर्गन होता है वो जेनाइटो यूरिनरी टीबी में इन्वॉल्व होता है वो किडनी होता है। इसके साथ ही साथ रीनल डिस्फंक्शन यानी पेशाब तंत्र जो होता है उसमें खराबी आना, रीनल फेल्यूर होना यानी किडनियों का खराब हो जाना जैसे सिम्टम्स जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो प्रोस्टेट, पेनिस, टेस्टिकल्स, इसके अलावा वास डिफरेंस और आर्गन्स जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की चपेट में आते हैं। फीमेल की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के अलावा बाकी ऑर्गन्स भी चपेट में आते हैं, इसके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। और इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता का खत्म होना, ये एक मेन सिम्टम्स जो होता है वो जेनाइटो यूरिनरी टीबी का होता है। और फिर इसकी जांच करके वहां से ऑर्गन्स के कुछ पार्ट लेके और उनका एनालिसिस करने के बाद ये पुष्टि होती है कि वहां पे टीबी और टीबी का ट्रीटमेंट फिर शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा रफ आइडिया था एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लीजन्स जहां जहां होते हैं, जो जो एरिया आते हैं उसके बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक अप्रोच होती हैं, साथ ही ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट क्या है अगले वीडियो में हम जानेंगे। और इसके साथ ही हम अब एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं, वो सीरीज है एमपीजीके, जो कि पीएससी से लेके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब डिटेल में हम इस वीडियो के साथ साथ इसी के पैरेलल एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि एमपीजीके को ए टू जेड खत्म करेगा, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एमपीजीके हम खत्म करेंगे। और अब से जो भी हम वीडियो खत्म करेंगे, जो भी डिसीज हम खत्म करेंगे, उसके मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं क्या आते हैं, उसको भी अब हम कवर करेंगे। तो देखते रहिए ज्ञान भारती, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।